लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और डिटर्मिनेंट में कुछ लेक्चर मैंने इससे पहले दिया हुआ है, इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट बूस्टअप करें। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जाना था कि एक थ्योरम था जिसको मैंने बताया था, प्रूव भी किया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इजकल टू ये। ठीक है, ये चीज़ें मैंने प्रूव करा दी थी। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी कोई एक मैट्रिक्स लीजिएगा ए, उसका एडजॉइंट निकालिएगा और आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर उसका कम्यूटेटिव कर दीजिएगा। कम्यूटेटिव का मतलब जस्ट उल्टा, ए इंटू बी तो बी इंटू ए कर दीजिए, तो फाइनली किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, मैंने ये चीज़ें बता दी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इजकल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। यह एक थ्योरम था, मैंने इसको प्रूव कराया था। और साथ में मैंने बताया था कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, कौन सा नॉन सिंगुलर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो वही मैट्रिक्स और उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो ये कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर लिया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो आज हम थोड़ा उससे कुछ आगे पढ़ेंगे और कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे। ये आपको याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इसका रिवर्स, यानी जैसे कम्यूटेटिव ला होता है, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, फिर इजकल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कुछ नए नए थ्योरम हम उनको सीखते हैं, समझते हैं क्या। देखिए, एक थ्योरम दिया है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम है, देन ए इंटू बी यानी ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आप जानते हो भाई, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स ये है, ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है यानी 2 ऑर्डर का है। फिर दूसरा मैट्रिक्स आप कोई बी ले लो, 6 7 8 9, ठीक है, और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो ये जो मैट्रिक्स क्रिएट होता है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख चुके भी हो, इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। देखो 7 2 14, 4 6 24, तो ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, इसका भी 0 के बराबर नहीं है। देखो 9 6 54, 8 7 56 यानी -2, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आपस में जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो भी 2 ऑर्डर 2 का होगा। और ये भी मैट्रिक्स जो बनेगा ना, ये भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा, ये याद रखिएगा। यानी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट बन रहा है वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। थ्योरम थर्ड है, जो बोला क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। दैट इज ये, यानी आपने क्या किया कि पहले जो 2 मैट्रिक्स था, ठीक है ना, पहले प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स ए था, एक मैट्रिक्स बी था, आपने उसका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आपको मालूम चल गया वही ऑर्डर का आएगा और नॉन सिंगुलर ही होगा जब नॉन सिंगुलर लेंगे तब। ठीक है, तो इज इक्वल टू द, फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स का आपस में, फिर जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी? अगर आप अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालते हो दोनों मैट्रिक्स का तो उसके बराबर हो जाएगी। लिखा ना, द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स दैट इज अलग अलग। ये आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा। कोई एक मैट्रिक्स है लीजिएगा, ठीक है, ऐसे मान लो 6 7 8 9, फिर एक मैट्रिक्स भी लीजिएगा 7 3 4 3, ठीक है, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करिएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मालूम ही है, जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। भाई ये 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यही बनता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ का पोजीशन का नाम क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये जगह का नाम क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें से फर्स्ट रो ले लो ये पूरा और फर्स्ट कॉलम ये ले लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 जा 42 और 3 7 जा 21 हो गया।
इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहले में से फर्स्ट रो और दूसरे में से सेकंड कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा, 56 27, ठीक है। फिर ये रहा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, यानी 24 और 36, ठीक है। अब आपस में इनको जोड़ लीजिए तो एक मैट्रिक्स बनेगा आपका, और ये एक मैट्रिक्स बना, देखो 2 ऑर्डर का बना ना मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का फिर आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लेना है, तो डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, जब इसका आप डिटरमिनेंट लोगे तो कैसी वैल्यू आएगी, समझ रहे हो, जो वैल्यू आएगी वो लिख लेना है आप मल्टीप्लाई करके, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करके 60 × 63 माइनस 46 × 83, जो आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। फिर फाइनली आप अलग अलग इनका डिटरमिनेंट निकालिएगा, 9 6 जा 54, 8 7 जा 56। देखो मैं अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के दिखा रहा हूँ आपका। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 54 माइनस 56 यानी -2। उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, बी का, तो बी का हो जाएगा, देखो ऐसे क्रॉस करते हैं, 28 माइनस 9 यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 19 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, -38 आएगा, ठीक है। तो जो ये आपका ये मैट्रिक्स था ना इधर वाला, इनको भी आप मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आपका इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इससे ये आएगा और यहाँ पर आएगा 3 8 1 8, ठीक है। और माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, -38 होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। तो ये 2 थ्योरम थे जो कि बेस्ट थ्योरम थे, इसके आगे भी हम जानेंगे और कुछ बढ़िया थ्योरम। एक हाँ ये याद रखिएगा, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तभी वैलिड है, यानी ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वैलिड है, इतनी बात याद रखिएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, बस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना जरूरी है। देखिए अभी तक तो हमने ये जाना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का और इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पर है। तो आप मैट्रिक्स में से जब कॉमन लेते हो तो कॉमन सबसे लेते हैं, इस रो से भी लोगे इस रो से, तो फाइनली ये आ जाएगा बाहर और यहाँ पर बचेगा 1 1 1, ठीक है। आप इतनी बातें समझ चुके हो। तो अब थोड़ा देखो, अगर मैं इसको अभी जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स तो ये होगा भाई आपका, एक मैट्रिक्स ये होगा। जब ये दोनों मैट्रिक्स है तो इनका मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है भाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तब बस इसकी डिटरमिनेंट ले लो। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका मैं यूज बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों का डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है ऐसे। फिर जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट लिया क्या, तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये वाला भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, यानी जो ये चीज़ें यहाँ पर हैं ठीक है। आपने इस साइड डिटरमिनेंट लिया तो इस साइड भी क्या हो गया, डिटरमिनेंट ले लिया गया, ठीक है। अभी इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं, देखो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये बना दिया है। अब जानते हो कि डिटरमिनेंट्स में जब भी हम बाहर लेते हैं तो एक रो से एक ही कॉमन लेते हैं। जैसे इस रो में क्या कॉमन है, ये चीज़ें सब में मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर है ये, और इसमें भी है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से एक बाहर, फिर यहाँ से, यानी 3 चीज़ें बाहर हो जाएंगी, ये आपको आना ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या बचेगा, आपका एक डिटरमिनेंट बचेगा, ठीक है। बातें क्लियर। और यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉइंट ए को हम क्या बोल सकते थे, एक बार इसको ऐसे ले लें, एक बार ए ले लें, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी हैं और इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर डिटरमिनेंट लेता हूँ तो ये अलग अलग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू से ऐसे होंगे। यही ने पढ़ा था इसके पहले वाला थ्योरम जो था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखोगे कि ये क्या है, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ख़त्म। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आइडेंटिटी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप निकाल सकते हो, ठीक है। रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो एडजॉइंट ए होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है। अगर आर्डर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आर्डर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आर्डर हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर, यानी पावर 3 हो जाएगा, कन्फर्म। जनरल में क्या कर सकते हैं, इन जनरल एनी नॉन सिंगुलर, क्योंकि मैं देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए बिकम्स क्या हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू का
जो मैट्रिक्स लिया उसका क्या हो जाएगा पावर n-1, यानी एक कम हो जाएगा। अगर आर्डर n ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है ये मान लेते हैं आर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो उसका रिजल्ट क्या आया है पावर 2 में आया है। अगर 4 आर्डर का कोई मैट्रिक्स ए लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का डिटर्मिनेंट लेते हो तो कितने पावर का होगा, डिटर्मिनेंट का पावर 1 घट जाएगा, यानी 4 था तो अब कितना हो जाएगा 3 आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जो भी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा इन जनरल एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर n, देन क्या होगा जो एडजॉइंट ए निकालोगे उस मैट्रिक्स का, जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जो डिटर्मिनेंट होगा ए का और उसमें पावर क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, यानी n-1 जितना आर्डर था। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक थ्योरम है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स मिलेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी ए ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 न आए। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है। ठीक है, तो आपको देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या बोलोगे, लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए क्या है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सच दैट, ऐसा कि सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू आई, तभी होगा ना, वेयर बी इज अनदर मैट्रिक्स, वेयर बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यही तो बोल सकते हैं, यानी बी क्या है ए का इन्वर्स है और इसके बराबर हो गया। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जैसे ही मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो यहाँ पर भी मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर हो जाता है, आपने ये पढ़ा था, यहाँ पर लिख सकते हो बाय यूजिंग थ्योरम, जो आपने थ्योरम पढ़ा उसका नाम लिख दो। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 1, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 1 हो और बाकी सब क्या हो 0 0। ठीक है, और ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। ठीक है, बातें क्लियर, तो ये हो गया। तो अब देखो अगर एक नॉन सिंगुलर है तो अभी तो ये 1 आया है, अगर ये 0 होता तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती 0 हो जाती। सो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है यानी इस मैट्रिक्स ए की वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, हैंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बातें क्लियर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये समझ गया मैंने कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन अभी आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ आइडिया वहाँ से भी हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा था ए इंटू एडजॉइंट ए इजकल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, यही चीज़ें पढ़ी थी आपने, और ये इसके आपस में बराबर होगा तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसी के बराबर था। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक मैट्रिक्स तो ये दिख रहा है ए, एक एडजॉइंट ए, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यानी इधर भी डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दो, इधर भी डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दो, कोई एक ले लो, तो ए बाई क्या हो जाएगा, ए बाई एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू फिर इधर भी कर दो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, हो गया यहाँ तक, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, आई बचेगा, आई तो बचेगा क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट ए से इधर डिवाइड किया तो सब में डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, इसमें भी किया इसमें भी किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 कब होती है आपको मालूम होगा, जब हम इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले लेंगे तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये समझ रहे होगे कि भाई एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने क्या बना दिया, आई बना दिया, तो इसका मतलब जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तो हमें दिख गया ना, यही तो एक इन्वर्स है उसका इस ए मैट्रिक्स का, तो सो थस यानी इस प्रकार थस ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए, बस। तो किसी मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स यानी वो मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो हमने यहाँ से भी पता कर लिया किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स बता सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ये आइडिया था। और किसका आप निकालोगे,
इन्वर्स वो कैसा मैट्रिक्स होगा, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से भी देखो, अगर ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। हमें बताना है इन्वर्स इस मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर हो। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स तो है भाई, ठीक है, नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो अगर आपको इसको नॉन सिंगुलर दिखाना है तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू लीजिए, यानी डेट लीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपका, 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, ये -8 होगा। तो फाइनली कितना आ गया, 14, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सो दिस मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, और ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, इन्वर्टिबल है, यानी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। बातें क्लियर, मान लेते हैं ये नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। तो ए इन्वर्स निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा था, यानी ए इन्वर्स तो क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि डिटर्मिनेंट ए थोड़ा हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया एडजॉइंट ए, हो सकता है। अब एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो आ गई है भाई, 14 है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता था कि पहले जो गिवन मैट्रिक्स है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो चलिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। ये 3 होगा, इनका क्या होगा, -4 हो गए, इनका क्या होगा 2 होगा, और इनका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब चेक कर लो कोफैक्टर, इसका क्या होगा, बंद कर दो ये दोनों, तो 3 होगा। इस पोजीशन का नाम क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी माइनस साइन लगेगा क्योंकि 2 1 3 हो जा रहा है, तो माइनस तो लगा लिया। अब बंद कर दो तो 4 हो गया। इसका निकालना है तो इसको बंद करो, इसको -2, लेकिन इसका भी पोजीशन क्या है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम, फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर फाइनली ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो अभी आया कोफैक्टर, ठीक है, यानी कोफैक्टर ऑफ ए आया। अब इसका क्या कर देना है आपको, ट्रांसपोज कर देना है, यानी ट्रांसपोज मतलब ऐसे कर देना है, 3 - 4 2 2, तो ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ए हो गया, यानी एडजॉइंट ए हो गया। बातें क्लियर, ये भी कोफैक्टर था इसका, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर डेट ए भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, आपको मालूम होगा डेट ए या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडजॉइंट ए आ गया, फिर हमें ए इनवर्स निकालना है, तो अब क्या कर देंगे, 1/14 3 2 -4 2। अब इच्छा हो तो आप 14 से 1/14 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3/14 2/14 -4/14 2/14, यही क्या हो गया आपका ए इनवर्स हो गया, ठीक है। बातें क्लियर, 1/14 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक, बातें क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स हो गया। वो आपने ये समझा, ये तो सेकेंड ऑर्डर का था, आप इसी प्रकार 3 ऑर्डर का भी निकाल सकते हो। कोई मैट्रिक्स दे देगा, मान लो 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है, नॉन सिंगुलर है कि नहीं। मान लो ये मैट्रिक्स कोई ए दे दिया है, तो इसका यह इन्वर्टिबल है कि नहीं, पूछ देगा दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो सबसे पहले आप इसका क्या चेक कर लो, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इनवर्स हम बता सकते हैं। भाई इनवर्स होता है क्या है, जैसे आप पढ़ो ना, एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी, जो ए का इनवर्स है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो इसका इनवर्स है, ये मालूम कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब यह इनवर्स मिलेगा, इसका मिलेगा। उसके बाद क्या करना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, मैंने बताया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोफैक्टर लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा या कॉलम को रो में, तो ट्रांसपोज आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाला है और फार्मूला पुट कर दीजिएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये थोड़ा इजीली होता है, जिसके पहले आप जो तरीके सीखे थे कि हम सोच सोच के रो को कॉलम से ट्रांसफ़र कर देते थे, कॉलम को रो से कुछ चेंजेस कर देते थे, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तरीका आ गया है बना बनाया, बस उस तरीके में पुटअप करना है और आंसर को गेट कर लेना है। तो यहाँ से इन्वर्स निकालना आसान है, वो भी आसान है, लेकिन आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि किस रो को मैं ट्रांसफ़र करूँ तो प्रॉपर्टी से मैच कर जाए, ठीक है, इसी कारण हमारा, ठीक है, इन्वर्स निकल जाए, ठीक है। तो इन्वर्स का ये दूसरा तरीका था, इससे पहले आपने एक देखा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जानना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस, यानी इनका एप्लीकेशन क्या है, यानी यूज कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपने जाना था कि जितने लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन बताने के लिए जनरली
आप मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन समझ भी रहे हो, लीनियर इक्वेशन होता है क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर क्या होते हैं, 1 होता है। जैसे ये लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म है, जनरल इक्वेशंस, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसी प्रकार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे तो उनका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के हेल्प से। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे कि कैसे उनका सॉल्यूशन हम बताएंगे, क्या तरीके होंगे। और आप एक ये भी चीज़ जानते हो कि एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी पढ़े होगे आप। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। और इनकंसिस्टेंट जिसमें हमें सॉल्यूशन कोई मिलता ही नहीं है, यानी उसका सॉल्यूशन हमें मालूम ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम यानी मान लो 3-4 इक्वेशंस है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है अगर एक आती है, यानी यूनिक आता है सॉल्यूशन, तो उस समय वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब है, जब उनको सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उस समय क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है वो सभी इक्वेशंस, ठीक है। तो हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये बातें जान रहे हो, कंसिस्टेंट सिस्टम यानी अगर 3-4 इक्वेशन लिखो ऐसे लीनियर इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 लीनियर इक्वेशंस है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, x और y वेरिएबल है, यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। और a b c ये कोफिशिएंट है, यानी कोई एक नंबर होगा, ठीक है, कोई भी। तो इस प्रकार के जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उनको अगर सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू यूनिक आती है, यानी इनका सॉल्यूशन, जैसे x मान लो इनको सॉल्व करने पर 5 आ गया और y सॉल्व करने पे कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो उस समय बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इनको आप सॉल्व कर रहे हो, आपको x और y की वैल्यू ही नहीं मालूम चल रही है, वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें क्या होगा, कोई डिफिनिट यानी डिफाइन इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, नॉट डिफाइंड। जो ये x और y है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे। तो जो भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल में दिया है, 3 वेरिएबल में भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z1 प्लस d, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया जो कि 3 वेरिएबल्स में है। ऐसे ही 3-4 इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि इसमें x और y और z की वैल्यू आप कैसे बताओगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का यूज करके आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो हम समझते हैं, तो पहले देखो हम इनको समझ लेते हैं। अगर ऐसे दिया है तो जो x के कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट को एक साइड कर लीजिए, ठीक है, और y के कोफिशिएंट को एक साइड, और c जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, ठीक। देखिए हम कैसे इनको मैट्रिक्स के हेल्प से x, y और z की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वल टू C3, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस है, तीनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब इन्हें जब मैट्रिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप पढ़े थे मैट्रिक्स इक्वेशन, आपको याद होगा a इंटू एक्स इक्वल टू बी। ये हम किसको लेते थे, ए हम जनरली x के जो कोफिशिएंट होते थे और y के कोफिशिएंट होते थे उनको बोलते थे। तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, बातें क्लियर, यानी 3 रो 2 कॉलम। देखो x का कोफिशिएंट ये रहा, y का कोफिशिएंट मतलब आगे वाला जो चीज़ है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये तो मैट्रिक्स आपका A हो गया, इसको हमने A मैट्रिक्स बोल दिया, ठीक है, बातें क्लियर। अब नेक्स्ट आता है x, तो x का मतलब क्या, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा, इस फॉर्म में होता है। जैसे जनरली आप बोलते हो ना लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन जहाँ पर a मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है और b भी क्या है, मैट्रिक्स है, और सबका ऑर्डर क्या है, सेम है। क्योंकि आप जानते हो 2 मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई, ऑर्डर सेम नहीं, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 है तो इसका ऑर्डर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर नहीं। तो x में क्या हो जाएगा, x में आपके वेरिएबल रख लीजिए x और y, क्योंकि यही तो 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर चीज़, जैसे कि आप देखो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, बातें क्लियर। तो ये हो सकता है, तो 2 रो 1 कॉलम तभी तो मल्टीप्लाई होगा। देख लो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो तभी मल्टीप्लाई होगा। और बी मैट्रिक्स आपका क्या आएगा, C1 C2 C3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम गायब हो गया, सेकंड मैट्रिक्स का रो गायब, तो बचा क्या, 3 रो 1 कॉलम, 1 2 3, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वेरिएबल का, यानी x और y की वैल्यू हम पता कर सकते हैं इस मैट्रिक्स इक्वेशंस के हेल्प से, ठीक है।
अब क्या हो सकता है कि अब कभी कभी क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, तो 3 वेरिएबल्स में क्या होगा देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2j इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3j इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस हैं और इन तीनों इक्वेशंस में क्या है, वेरिएबल्स अलग अलग है, यानी सबके वेरिएबल्स अलग अलग है। तो इनको भी हम मैट्रिक्स इक्वेशंस के रूप में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी जानेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो जितने कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के, x का, y का, z का, इनको एक साथ बोल दो, यानी कोई मैट्रिक्स नाम दे देना, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स A बोल देना, वो क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मैट्रिक्स A हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स आपका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर x मैट्रिक्स, देखो x नाम का मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल x y z, ठीक है। यहाँ पे कितने रो हैं, 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इतनी बात हो गया। अब एक b मैट्रिक्स होगा जो कि कोफिशिएंट जो सिर्फ नंबर होगा, d1 d2 d3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको पहले जानिए और इस फॉर्म में इसको लिख देना है। a की जगह पर ये रखिएगा, x की जगह पर ये, आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, b आएगा, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप समझ गए तरीके क्या है, ax इंटू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। a नाम का कोई मैट्रिक्स होगा, जैसे अभी छोटा सा मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, a1 a2 b1 b2 x y, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तो 2 रो 1 कॉलम, यानी तो रिजल्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पर मान लेते हैं c1 c2, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। a नाम का मैट्रिक्स ये हो गया, x नाम का मैट्रिक्स है, b नाम का मैट्रिक्स है। ये कितने इक्वेशन है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, देख लीजिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यानी 2 इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है, उनको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, यानी एक मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। आपके पास 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो x और y या z के जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स और साथ में वेरिएबल का एक मैट्रिक्स इक्वल टू जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, ax इक्वल टू b, ठीक है। तो अगर ये तो मैट्रिक्स इक्वेशन आपका, अगर मैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक केस 1 है, उसको भी याद रखिएगा। केस 1 ये कहता है कि अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं आपको याद होगा, इफ़ a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े थे। सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो, इसके पहले समझा था, a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमने माना पहले केस 1 में क्या कि a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, बोथ मल्टीप्लाई a इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर a इनवर्स इधर करेंगे तो a इनवर्स, ठीक है। अब देखो आप जानते हो कि जो ये एसोसिएटिव लॉ होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लोग पीछे से हैं तो हम लोग 2 आगे से भी बोल सकते हैं, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। बातें क्लियर। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, आप समझ रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, जैसे ये रहा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालना है, x मतलब ये वेरिएबल्स निकालने हैं, तो आपको a इनवर्स की जानकारी होनी चाहिए, यानी जो ये गिवन मैट्रिक्स ये है इसका इनवर्स मालूम होना चाहिए, और साथ में कौन सा मैट्रिक्स b, जो b ये मैट्रिक्स है, इन दोनों की जानकारी रहेगी तो आप x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर x क्या होगा, अकेला पड़ा रहेगा, जैसे x में जो वेरिएबल हैं x y ऐसे पड़े रहेंगे। यहाँ पर a इनवर्स आप निकालिएगा इसका a का, और b तो आपको मालूम ही है, और आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो इधर सब नंबर आ जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, एक साइड वेरिएबल हो जाएगा। क्योंकि आप अलजेब्रा जब सॉल्व करते थे, जैसे देखो अलजेब्रा कोई क्वेश्चन लिखा हो 2x
प्लस 5 इजकल टू 10। तो आप क्या प्लानिंग करते थे कि जो भी नंबर एक साइड हो जाए, 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आती थी 5/2। ऐसे ही प्लानिंग करते थे ना सभी नंबर को एक साइड। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड और जो भी नंबर वाले वैल्यूज़ हैं एक साइड कर दिया, तो इसके हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हो कि ये एसोसिएटिव लॉ के द्वारा हुआ, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आप चेक कर सकते हो भाई, जैसे ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी है, तो मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ है, तो आगे वाला ब्रैकेट में कर दो, बाद में पीछे वाला सी कर देना, ठीक है। तो ये फॉलो करता है, इसीलिए हो गया ए इनवर्स ए इजकल टू आई। तो आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 के बराबर है, ठीक है। एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। अब आप यहाँ से देखोगे कि जो ये x की वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। यूनिक कब आएगी, क्योंकि आप जानते हो जब कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू उस मैट्रिक्स का 0 के बराबर नहीं होगा, तो वहाँ पर तो इन्वर्स निकलेगा, लेकिन यूनिक इन्वर्स होगा, एक ही इन्वर्स होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो x में जो वेरिएबल हैं x और y, उनका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। यूनिक मतलब एक मिलेगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन भी है, ये भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। इस फॉर्म में आप याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स आपका ये हुआ, एक्स ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। केस सेकेंड क्या है कि अगर आपका ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हो सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट की ए की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस समय क्या होगा, आप पहले एडजॉइंट ए निकालोगे, ठीक है। आप पहले एडजॉइंट ए निकालोगे और जो आपका बी मैट्रिक्स था ना, अभी इसके पीछे देखा था ए एक्स इजकल टू बी, तो ए एक मैट्रिक्स था, एक्स मैट्रिक्स था और बी नाम का कोई एक मैट्रिक्स था, ठीक है। तो आप एडजॉइंट ए निकालना, तो उसमें बी से मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अगर ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आता है, तो उस समय समझ जाना ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी नो सॉल्यूशन मिलेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जैसे जो भी लीनियर इक्वेशन होगा, इनकंसिस्टेंट यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए और साथ में मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किए और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई, यानी ये चीज़ें दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस समय समझ लेना कि यह इसका जो सॉल्यूशन होगा, यह इट मे बी कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब कंसिस्टेंट में क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली आ जाएंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली, और इनकंसिस्टेंट में क्या हो सकता है, हैव नो सॉल्यूशन, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बातें क्लियर, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपका ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस समय डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उस समय क्या होगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी, तो आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे, इज नॉट इक्वल टू 0, यह आ गया तो समझ जाना ये इनकंसिस्टेंट है सिस्टम है, तो उस समय क्या मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी जो आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जिस फॉर्म में वेरिएबल आपने लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर दूसरी बार क्या होगा, अगर आपने एडजॉइंट ए इंटू बी किया और ये 0 के बराबर आ गया, तो ये हो सकता है कि कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में कैसा होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन ऐसे अगर आ गया, तो या तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट में चला जाएगा, हैव नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें जनरली इस पूरे टॉपिक में यूनिक सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो उसी पर ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर कवर है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें याद देखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स है, इससे पहले हमने क्या जाना था, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी वहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो उस समय हम क्या करते थे कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन जनरेट किया था जिसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोला था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी,
यानी जो ए है उसका ए इनवर्स ले लीजिएगा। ए इनवर्स आपको मालूम है कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। बी मैंने बताया कैसा बी क्या होगा, क्योंकि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 3-4 इक्वेशन ऐसे दिए रहेंगे, वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यानी यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, इनको एग्जामिन करना है यानी देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और उसके बाद सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप जानते हो कि भैया ये क्या है, एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, वाई है। तो हमने ए मैट्रिक्स को तो पता कर ही लिया है, क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, बातें क्लियर। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, बी में क्या हो जाएगा आपका एक्स और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल आ जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, और बी मैट्रिक्स में ये 2 और 3। ठीक है, नेमिंग में डाउट नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जेड भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन तरीके सही होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने 3 मैट्रिक्स निकाल लिया इसमें से। ठीक है, अब उसके बाद आप जानते हो कि अगर मुझे x की वैल्यू, अभी तो मुझे चेक करना है ना कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या था, मैंने बताया था कि अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा आपका कि जो डिटरमिनेंट a की वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले तो आप a को चेक कर लो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, तो आप चेक करोगे तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तो देखो 3 × 1 ऐसे करते हैं क्रॉस, 2 2 जा 4 -1, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है इट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपका यूनिक मिलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, बातें क्लियर, हैव सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि आपसे पूछा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के वैल्यू के लिए सॉल्व करिए। तो आप जानते हो एक्स का फार्मूला हमने जनरेट किया था, ए इनवर्स बी, यही तो जनरेट किया था। तो यहाँ पे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इससे पीछे पढ़ चुके हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ए। तो एक्स की जगह पर आप क्या रख लो, एक्स और वाई रख लो, जो वेरिएबल्स आपको निकालने हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब इसका इनवर्स लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम साइड में कहीं कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा पहले इसका, तो पहले 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 3। ठीक है, आपने 3 लिखा, फिर 2 का कोफैक्टर क्या होगा, -2, क्योंकि पोजीशन क्या है, 1 रो सेकेंड कॉलम। फिर इसका कोफैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका कोफैक्टर 1, साइन क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, बातें क्लियर। ठीक है, तो ये आपका एक एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यानी ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी एडजॉइंट नहीं है, अभी तो कोफैक्टर है ना। अभी जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कर दो, यानी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, बातें क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सीधे निकाल लो यहीं पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 -2 -1। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, -1, तो 1/-1 हो जाएगा, क्योंकि देखो एडजॉइंट ए 1/डिटरमिनेंट ए, यही होता है ना। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। पीछे फार्मूला आप देखे होगे, जैसे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, तो मैंने 1/a को बाहर कर दिया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो -1 से सब में, तो क्या हो जाएगा, -3 +2 +2 -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, -3 +2 +2 -1। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या है आपकी, 2 और 3 है, 2 और 3। एक्स का मतलब एक्स और वाई, ऐसे यही तो निकालना था मैं, देख लो। अब इनको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ये 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो 1 कॉलम। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आपका रिजल्ट होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, तो आपका रिजल्ट होगा 2 रो 1 कॉलम में। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये पोजीशन क्या होगा, 2 रो 1 कॉलम, यानी 1 रो सेकेंड रो 1 कॉलम है, तो इसका नाम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, यानी -6
2 3 जा -6 और 3 2 जा 6 हो गया। अब दूसरे का नाम क्या है इसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो लीजिएगा और फर्स्ट कॉलम 4 और 3 -3 भाई 2 2 जा 4 3 -3 ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ऊपर 0 नीचे क्या होगा 1 होगा ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आएगा 0 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो फाइनली x 0 और y 0, क्योंकि हम इक्वेट कर सकते हैं ना भाई, x 0 के बराबर है और y किसके बराबर है 1 के बराबर ठीक है, सॉरी y 1 के बराबर है ठीक है। बातें क्लियर। तो पहले आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो आप डिटर्मिनेंट a निकालो, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो कंसिस्टेंट है, यानी उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियंस 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपये। फिर दूसरा बोला है कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी 2 kg प्याज का दाम, 4 kg वीट और 2 kg राइस का 90 रुपये है। फिर नेक्स्ट है 6 kg ओनियन और 2 kg वीट और 3 kg चावल का दाम 70 रुपये है। तो बोला है आपसे फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी हर एक आइटम यानी जो भी सामान है उनका पर केजी दाम बताइए मैट्रिक्स के मेथड से। तो आप समझ गए होगे भाई कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो बन रहा है, अब उस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है उनके वेरिएबल के लिए, यानी एक्स वाई 3 वेरिएबल है यहाँ पर जेड, हाँ उनके लिए सॉल्व करना है, लेकिन मैट्रिक्स का मेथड का हेल्प लेके। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ओनियन है, पहली बार में 4 kg ओनियन 3 kg वीट और 2 kg राइस लिया गया तो 60 रुपये लगा, और दूसरी बार में 2 kg ओनियन ठीक है और 4 kg वीट और 6 kg राइस लिया तो 90 रुपये। इसी प्रकार तीसरी बार में ये हुआ ठीक है। तो हमने बोल दिया कि लेट प्राइस फॉर ओनियन वीट एंड राइस बी एक्स, यानी x रुपये पर केजी ओनियन के लिए, वीट के लिए y रुपये और राइस के लिए z रुपये पर केजी रिस्पेक्टिवली ठीक है, हमने मान लिया लेट ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x, यानी 4 किलो लूँगा तो 4x रुपये लगेगा, फिर प्लस 3y फिर 2z बोल सकते हैं कि भाई, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन बनाना सीखे हो क्लास 10th में। 2 किलो चावल लिया तो 2 × x, फिर 3 किलो गेहूँ लिया तो 3 × y इक्वल टू जो भी रुपये लग रहा है वो लिखते हो आप ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि 1 kg का दाम x है ना। यहाँ तक ये एक लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला। अब हमें सॉल्व करना है किसके लिए, x y और z की वैल्यू के लिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स वाला जो भी हमने फार्मूला पढ़ा था यही फार्मूला आपका चलेगा, x इक्वल टू a इन्वर्स और b ठीक है। तो आपको a इन्वर्स का तरीका मालूम है, a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है ये भी आप जानते हो, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट a को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर एडजॉइंट a कर देते हैं। बातें क्लियर ठीक है। तो a इन्वर्स का फार्मूला हो गया, ये हो गया। अब एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं आपको जानकारी होगा, तो पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a क्या होगा, तो a में सभी कोफिशिएंट आ जाएंगे वेरिएबल के, 4 3 2 4 6 6 2 3, ये क्या हो गया a मैट्रिक्स, वेरिएबल के सभी कोफिशिएंट। फिर x वाला मैट्रिक्स क्या होगा, तो x में तो आपके वेरिएबल आते हैं जिसको निकालना है x y z ठीक है। ये कितने ऑर्डर का है, 3 × 3, ये 3 रो 1 कॉलम, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा 60 90 70 ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। देखो ये सभी एक साइड होंगे तभी ऐसे लिखेंगे, अगर ये मान लो 60 इधर चला गया, भाई द वे 60 मान लो इधर आ गया तो ऐसे होता है -60 = 0। तो आप करते क्या, पहले 60 को इधर लाते तब प्लस साइन होता, तब तीनों जब एक साइड हो जाएंगे तब लिखते हैं। अगर मान लो अंदर प्लस रहता तो इधर आता तो क्या होता, माइनस होता, तो यहाँ पर -60 लिखते हैं ठीक है। एक साइड कर लेने पर ही काम करना है आपको। बातें क्लियर। अब आप जानते हो क्या होगा ax, तो पहले x निकालने के लिए आपको a इन्वर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो a इन्वर्स हम निकालते हैं। तो a इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए जो भी आपका मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स से हम क्या लेते हैं, कोफैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, कोफैक्टर ठीक है। तो पहले तो आप कोफैक्टर निकालो सबका, तो पहला देखो लिख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए, फिर ये 1 1, तो ये आपका ये वाला है एलिमेंट, तो ये बंद, तो 4 3 × 12 6 × 12 0 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई पहले करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई ठीक है, माइनस कर देते हैं। फिर 3 का निकालना है, तो ये बंद 3 2 = 6 6 = 36, यानी -30 तो आएगा, लेकिन आगे एक और माइनस लगेगा क्योंकि इसका पोजीशन क्या है 1 2 3, यानी आड है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ठीक है। फिर इसी प्रकार आप 2 का निकालोगे तो 2 2 = 4 4 6 = 24, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -20 होगा। अब यहाँ पे देखो 1 3 4 इवन जब जोड़ने पाए ना रो और कॉलम तो प्लस साइन रहता है, साइन चेंज नहीं होता है। देखो इसका निकालना है तो ये बंद 2 2 = 4 4 6 = 24, यानी -20 ठीक है। अब 8 2 1 ये निकालना है तो ये बंद 3 2 = 9 2 2 = 4 5, और क्या हो जाएगा -5।
नेक्स्ट A22 के लिए इसको निकालना है तो ये बंद 4 3 जा 12 6 2 जा 12 यानी ये 0 हो गया। फिर A23 इसको निकालना है तो ये बंद 2 4 जा 8 6 3 जा 18 यानी -10। ठीक है, तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हो पोजीशन क्या है 2 3 5 यानी ऑड है। तो 2 4 जा 8, सॉरी क्यों निकालना था हमें A23 यानी ये वाला निकालना था, तो ये बंद 2 4 जा 8 6 3 जा 18 8 - 18। ठीक है, नेक्स्ट है A31 इसका, ये बंद 2 4 जा 8 3 6 जा 18, सॉरी ये होगा A31 ये बंद 6 3 जा 18 4 2 जा 8 यानी 10। A32 ये बंद ये क्लोज 6 4 जा 24 एंड 20 -20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हो 3 2 5 साइन माइनस का हो जाएगा। A33 ये बंद 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6 यानी 10। बातें क्लियर, आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए अभी हमने तो कोफैक्टर निकाल लिया हर एक एलिमेंट का। अब देखो एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, तो एडजॉइंट ए जो भी ये आए हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए क्या होगा, जैसे हर एक एलिमेंट का यहाँ पर कोफैक्टर होगा, तो यहाँ पहले वाले क्या है 0 है, तो आप समझ रहे हो, तो इसको एक बार अरेंज ही कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए कोफैक्टर के मैट्रिक्स के फॉर्म में दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, कोफैक्टर के रूप में 0, क्योंकि कोफैक्टर के एलिमेंट होंगे 0, फिर 30, फिर -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। ठीक है, मिला लीजिए एक बार। मैंने अरेंज कर दिया, पहला रो, दूसरा रो, थर्ड रो। ये जो वैल्यू है ना, ये कोफैक्टर की वैल्यू है हर एक एलिमेंट का, मैट्रिक्स ए का, तो एक ये न्यू मैट्रिक्स होगा जिसको हम बी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बी नहीं, बी तो पहले से ही है। ठीक है, इसका नाम हम सी रख लेते हैं। अब इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे ना, तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने रो को क्या कर दिया, कॉलम में बदल दिया। ठीक है, यानी रो को कॉलम में, यानी ये रो ऐसे हो गया, ये रो ऐसे, ये रो ऐसे हो गया। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यानी 3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हमें आवश्यकता है डिटर्मिनेंट से, यानी डेट ए की वैल्यू के लिए। तो डेट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको जानकारी होगा। डेट ए यानी डिटर्मिनेंट ए, तो आप किसी भी रो के लंग एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मान लो ये आपका मैट्रिक्स ए है, मैंने इसके लंग एक्सपेंड किया, तो पहले मेरा 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा 12 6 2 जा 12 यानी 0 हो गया, खत्म कहानी। दूसरी बार में माइनस होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो 1 2 3 हो गया, तो अब माइनस, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 3 2 जा 6 6 जा 36 यानी -30 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बार में इसका नंबर आएगा तो पॉजिटिव होगा, आपको मालूम ही है, क्योंकि 1 रो थर्ड कॉलम है। तो 2 2 जा 4 4 6 जा 24 यानी -20 होगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप मैच कर लीजिए, 90 - 40 दैट इज़ 50। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 50, यानी जो ये मैट्रिक्स है मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भाई डिटरमिनेंट की कुछ वैल्यू आई, तो हम वहाँ से ए इनवर्स बता सकते हैं, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले पूछ सकता है क्या इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है भाई, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, यानी कुछ ना कुछ हमें एक्स वाई और जेड के लिए वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो आपको एडजॉइंट ए तो आपको मालूम हो गया, अब निकालना है क्या ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे बताएंगे, तो ए इनवर्स का मतलब आप समझ रहे हो, यानी एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए 1/5, एडजॉइंट ए यहाँ पर लिख देंगे, और डिटरमिनेंट्स 1 बाई यहाँ पर कर देंगे, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट्स हो गया। अब ए इनवर्स तो हो गया इस फॉर्म में, लेकिन आप जान रहे हो कि हमें कैसे निकालते हैं, ये फार्मूले का यूज करते हैं, x = ए इनवर्स बी, यही फार्मूला था आपका, मैंने 2 फार्मूला बताया था यूज होगा। तो x = ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स ये रहा और b की वैल्यू कहाँ है, ये रही, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करके चेक कर लें, तो x यहाँ पर होगा x y z। ठीक है, ऐसे लिख लिया, = ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपका वो रहा 1/50 0 -5 10 30 0 -20 10 10। ठीक है, बातें क्लियर, यानी ये आपका ए इनवर्स रहा ये पूरा। अब इनटू बी आपका ये रहा। ठीक है, ध्यान से जो चीज़ें आवश्यकता है इस फार्मूले के लिए वो यूज करेंगे हम। ठीक है, यही फार्मूला है ना, x = ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी होगी 60 90 70 हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/50 यहाँ पर आ गया बाहर, तो इसमें क्या मिलेगा, इसका नाम होगा, देखो 3 रो 3 कॉलम, इसका नाम क्या है 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम,
सेकंड मैट्रिक्स का रो जब इक्वल यानी बराबर है तो हमारा क्या होगा, 3 रो 1 कॉलम होगा, 3 रो 1 कॉलम होगा, ठीक है, 3 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बोलेगा पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो ले लीजिए और पहला कॉलम और मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 0 0 450 700, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा, मल्टीप्लाई करिए 1800 0 माइनस 1400, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 1200 प्लस 900 और इसका क्या हो जाएगा 700, ठीक है, बातें क्लियर। तो अब जब सॉल्व करोगे तो अब क्या आएगा, यहाँ से 250 आएगा और यहाँ से आपका 400 आएगा और यहाँ पे 9 7 16 यानी यहाँ से भी 400 आएगा, ये हो गया। और आगे 150 अभी आपका बचा है, आप 150 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 5/50 यानी 1/10, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है कि लास्ट में जब थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा तो घटाऊंगा। 1/50 से सब में करिए क्योंकि मैट्रिक्स में अगर बाहर कोई स्केलर टर्म है यानी कांस्टेंट नंबर है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में एक ही रो में होगा या एक ही कॉलम में। तो यहाँ पर होगा 50 80 5 8 8, ठीक है, ये आपके वैल्यू आ गए हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5, यानी पहला वाला जो आपका ऑनियन था वो 5 रुपये केजी और वीट 8 रुपये और राइस कितने रुपये 8 रुपये किलो का होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर, आप समझ गए कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, जैसे कि आप एडजॉइंट ए समझ रहे हो कि नहीं, किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल पा रहे हो कि नहीं, क्या आपको ए इनवर्स का फार्मूला याद है, क्या आप मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में जान रहे हो, मैट्रिक्स इक्वेशन होता क्या है। तो जैसे आप मैट्रिक्स इक्वेशन में जैसे 2x + 4 = 6 हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, उसी तरह मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ax = b, यानी ax = b यानी a एक क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, x भी एक मैट्रिक्स होगा, b भी मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी जितने लीनियर इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू हमें मालूम करना है वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का भी हेल्प लिया गया और डिटरमिनेंट का भी हेल्प लिया गया, क्योंकि देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम मालूम कर रहे थे और कोप फैक्टर भी आना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, कोप फैक्टर क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आनी जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।